हाँ जी, कैन यू हेयर मी स्टूडेंट्स? यस सर, आ रही है आवाज आपकी। ठीक है। तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वी आर लेफ्ट टू विद आई थिंक फ्यू मोर डिजीजेस और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा सिलेबस जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का पार्ट है उसमें एक और डिजीज है दैट इज हेपेटाइटिस। They have not specifically mentioned कि either this is viral hepatitis or drug induced hepatitis, लेकिन today I will discuss viral hepatitis because that is most prevailing kind of hepatitis। और इसके अलावा जो ड्रग इंड्यूस हेपेटाइटिस है, आई एम श्योर कि आप में से किसी न किसी ने उसको प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी कवर किया होगा। तो हेपेटाइटिस के लिए जो है वो बेस्ट जो लिखा हुआ है सो फार वो कोडा किम्बल का चैप्टर 73 है, जिसमें सारे जो वायरल हेपेटाइटिस हैं उनको डिस्कस किया गया है। लेकिन मेनली जो है वो वी विल क्योंकि वी कैन नॉट कवर ऑल ऑफ द viral hepatitis, so we will mainly focus on four major type of hepatitis, that is hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C and D। इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज हेपेटाइटिस सी एंड बी। तो हम लोग थोड़ा सा इन दो हेपेटाइटिस को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। Now moving to the first slide, that is the introduction. So hepatitis simply means the inflammation of the liver cells। ठीक है, लिवर का जो ऑर्गन है, वैसे भी सफिक्स की अगर मैं आपको बात करूं तो कोई भी किसी भी ऑर्गन के साथ अगर ITIS आइटस की सफिक्स लग जाती है तो दैट मीन्स ये इन्फ्लेमेशन। ठीक है, जैसे गैस्ट्राइटिस है, gastritis means inflammation of the stomach। Pyelonephritis, nephritis is kidney, तो inflammation of the kidney या nephrons। ठीक है, तो इसी तरह से जो हेपा जो है, हेपा मीन्स लिवर एंड आइटिस इज द इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस जो है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर है और वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। दैट कुड बी ड्रग इंड्यूस, सर्टन हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हो सकती हैं दैट कैन डैमेज लिवर सेल्स, जिनको आप हेपेटोसाइट्स कहते हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी लिवर की और लिवर में डैमेज होगा। इसके अलावा मेनली जो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है दैट इज कॉज्ड बाय द वायरस, जिसको हम हेपेटाइटिस A, B और C और D वायरस कहते हैं। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड, hepatitis is mainly caused by 5 distinctively separate viruses। ठीक है, so these viruses are, some of the viruses are RNA virus and some are DNA virus। ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन अबाउट वायरसेस पढ़ी होगी, तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा कि अनलाइक बैक्टीरिया वायरस जो है इट इज स्मॉलर इन साइज और इसके जो फीचर्स हैं, इट नीड्स होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शंस हैं दैट कुड बी आइदर कॉज्ड बाय द वायरस, बैक्टीरिया और द फंगाई। ठीक है, तो 5 of these viruses are RNA virus and one is a DNA virus। So significant progress in the area of disease prevention has occurred। जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनकी जो है वो मेनली प्रिवेंशन पॉसिबल है। अदरवाइज अगर वो इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन किसी पेशेंट में हो जाए, वायरस चला जाए, तो उसके लिए सपोर्टिव थेरेपी होती है
इट्स नॉट लाइक कि बैक्टीरिया की तरह हम एंटीबायोटिक्स या एंटी बैक्टीरियल देंगे तो जो पैथोजन है वो किल हो जाएगा। तो वायरस अपना लाइफ साइकिल जो है ह्यूमन होस्ट के अंदर पूरा करके डिजीज कॉज करता है और फिर वो खुद ही सेल्फ लिमिटिंग वे में रिजॉल्व हो जाती है इन्फेक्शन। तो इनकी जो वायरल इन्फेक्शन हैं उनकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन होती हैं जो कि मोस्टली हेपेटाइटिस ए और बी के लिए ऑलरेडी मार्केट में वैक्सीन अवेलेबल हैं, बट हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन सो फार मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो एडवांसेस इन द ट्रीटमेंट हैव बीन लिमिटेड बिकॉज ऑफ द वायरस रैपिड म्यूटेशन। वायरसेस के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि अनलाइक बैक्टीरिया, हालांकि बैक्टीरिया भी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं ओवर टाइम अगेंस्ट ड्रग्स, लेकिन इट इज ईजियर टू किल बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ द एंटीबैक्टीरियल्स एज कंपेयर टू द वायरसेस। इसलिए जितनी भी वायरल इन्फेक्शंस हैं उनके लिए कोई जो है वो इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी जो है वो अभी तक मेडिकल साइंसेस जो है वो डिजाइन नहीं कर पाई, क्योंकि वायरस जो है म्यूटेट कर जाते हैं, एक जीनोम से दूसरे जीनोम में म्यूटेशंस कर लेते हैं, पूरा स्ट्रेन अपना चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपने जो ट्रीटमेंट डेवलप किया होता है वो वेस्ट हो जाता है। तो पीपल विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन वायरस पार्टिकल्स डेली। ठीक है, तो वायरसेस का एक और इशू ये है कि ये होस्ट सेल्स में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं यूजिंग दी होस्ट सेल्स मशीनरी। और ये बता रहे हैं कि जी एक पेशेंट जिसको अगर हेपेटाइटिस है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली सिंगल डे में 1 ट्रिलियन न्यू वायरसेस जो हैं वो मल्टीप्लाई होके बनते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन इज अ ह्यूज अमाउंट या क्वांटिटी। इसके अलावा वायरसेस को किसी भी पर्सन में इंफेक्शन कॉज करने के लिए एक सर्टन अपनी क्वांटिटी अचीव करनी पड़ती है जिसको हम वायरल लोड कहते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन है जी सर मैंने दानियाल क्वेश्चंस एंड पे कर लेगा क्योंकि जो है ना टाइम हो जाता है इसके। तो क्वेश्चंस या तो आप बाद में इसमें पूछ लेते रहें या एंड में पूछते हैं, ठीक है। तो जो वायरसेस हैं वो उनको मतलब आप जब हेपेटाइटिस पेशेंट्स की रिपोर्ट स्टडी करेंगे तो उसमें आप एक टर्म स्टडी करेंगे वायरल लोड। इवन कोरोना के केसेस में भी कहीं ना कहीं आता है कि वायरल लोड। वायरल लोड का सिंपली मीनिंग ये है कि एक पेशेंट के अंदर उसकी ब्लड स्ट्रीम में या कहीं पे भी सीरम में जो जैसे ड्रग का कंसंट्रेशन होती है, जब कंसंट्रेशन अचीव करती है उसके बाद वो ड्रग अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। इसी तरह वायरसेस जो जब होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो वो इनिशियल स्टेजेस पे इंक्यूबेशन पीरियड में होते हैं, वो कोई सिम्टम्स शो नहीं करते, वो चुपके से अपनी मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं ताकि वो एक अच्छी खासी तादाद अपनी प्रोड्यूस कर लें। और इवेंचुअली जब वो एक सर्टन क्वांटिटी में आ जाते हैं उसके बाद वो होस्ट सेल के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं और डिजीज प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड वायरल इन्फेक्शंस का सबसे बड़ा जो खौफनाक बात है कि ये इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट जो है वो ही इज एबल टू ट्रांसमिट वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पेशेंट को खुद भी नहीं पता होता, क्योंकि वो एसिम्प्टोमेटिक होता है, उसमें भी डिजीज के सिम्टम्स होते ही नहीं, उसको पता ही नहीं होता कि उसको खुद भी ये अभी इन्फेक्शन है और वो दूसरे इंडिविजुअल में भी वायरस को ट्रांसमिट कर देता है। ठीक है, तो इनको कैरियर कहते हैं। जो लोग जिनमें वायरल लोड जो है वो सर्टेन लेवल तक अभी नहीं गया होता लेकिन उनमें वायरस प्रेजेंट होता है, तो दे कैन एक्चुअली ट्रांसमिट द वायरस फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू द अनदर। तो उनको कैरियर्स कहते हैं कि जो लोग वायरस को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस जो है इट माइट बी ड्रग इंड्यूस। बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज करती हैं, हेपेटोसाइट्स को डैमेज करती हैं। आप लोगों ने एक टर्म भी पढ़ी होगी जिसको नेक्रोसिस कहते हैं, और लिवर के केस लिवर सिरोसिस कहते हैं।
विच इज़ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लिवर, कि जिसमें किसी भी इन्फ्लेमेशन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या ड्रग की वजह से इतने सारे जो लिवर सेल्स हैं डैमेज हो चुके होते हैं, और जो लिवर का एक बहुत बड़ा पोर्शन है वो डैमेज हो चुका होता है, जिसकी वजह से लिवर अपना फंक्शन अदा करने में से कासिर होता है। ठीक है, तो दैट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेपेटाइटिस। Coming to the next slide, that is the definitions. So viral hepatitis can present as either acute or chronic illness. ठीक है, तो depending on the कि कितने टाइम पीरियड तक हेपेटाइटिस हुआ है, उसकी बेस पे we can classify it into acute or the chronic hepatitis. जो chronic illness है या chronic hepatitis है, definitely that is composed of 6 or more months, और जिनमें जो है एट द सेम टाइम जो है वो पेशेंट का लिवर जो है डैमेज होता रहता है, और इवेंचुअली एक स्टेज आती है कि पेशेंट लिवर सिरोसिस की वजह से उसका लिवर टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उस स्टेज पे पेशेंट को लिवर ट्रांसप्लांटेशन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहती है। तो acute hepatitis is an illness with a discrete date of onset with jaundice. अच्छा, jaundice is not itself a disease, ठीक है, don't consider jaundice as a disease के मतलब primary disease, it's actually a symptom. Jaundice simply means yellowishness of the eyes, skin, that is due to the excessive destruction of the bilirubin. तो हेपेटाइटिस के केस में हमेशा पेशेंट को साथ जॉन्डिस भी होता है, क्योंकि उसका लिवर डैमेज हो रहा है, लिवर इम्पेयर्ड है, इन्फ्लेमेशन है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ऑर्गन में कोई एक्सटर्नल पैथोजन या कोई भी हार्मफुल एंटीजन एंटर होता है, तो वहाँ पे बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके तहत वो इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट करती है। इन्फ्लेमेशन बेसिकली इन्वॉल्व्स के आपके अपने जो डिफेंसिव सेल्स हैं या आपका अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो और वो उस पैथोजन को किल करे और इरेडिकेट करे फ्रॉम द बॉडी। बट इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन, जैसे जंग होती है तो जो अपने सिपाही भी मरते हैं, अपने फौजी भी मरते हैं, दुश्मन के भी मरते हैं, इसी तरह इन्फ्लेमेशन के केस में भी ये होता है कि जो सेल्स हैं वो हार्मफुल एंटीजेंस को तो किल कर रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने जो हेल्दी सेल्स हैं बॉडी के, जो हेल्दी सेल्स हैं उनको भी डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जो ऑर्गन है या वो टिश्यू है वो डैमेज हो सकता है। तो इसमें जो है वो इलनेस विद अ डिस्क्रीट डेट ऑफ ऑनसेट with jaundice, increase serum aminotransferase concentration more than 2.5 times the upper limit of normal, and it is a systemic process, last as long but not exceeding 6 months. ठीक है, तो 6 months तक जो hepatitis है that is considered within 6 months is considered as an acute hepatitis. So chronic hepatitis is inflammatory conditions of the liver that involves ongoing hepatocellular necrosis for 6 months or more. ठीक है, तो अगर 6 months या इससे ज़्यादा पेशेंट हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहा है तो दैट इज ए क्रॉनिक हेपेटाइटिस। जो हेपेटोसेल्युलर नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस सिंपली मींस के सेल डेथ। ठीक है, आपको पता है हिस्टोलॉजी अगर आपने स्टडी की है तो जो ऑर्गन्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स that combine together to form a tissue, many tissues combine together to form an organ। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो वन बाय वन डैमेज होना शुरू होते हैं, और जो ऑर्गन का स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी है वो डैमेज हो जाती है। तो ऑब्वियसली जब स्ट्रक्चरली ऑर्गन डैमेज हो गया तो वो अपना फंक्शन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ये एक डायग्राम है लिवर हिस्टोलॉजी की जिसमें दिस इज द हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट इज द लिवर सेल्स। ठीक है, हेपेटिक आर्टरी, क्योंकि लिवर का मेन फंक्शन है मेटाबॉलिज्म। ठीक है,
तो उसके लिए लीवर में बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंस होती है ऑफ द ब्लड वेसल्स, ताकि मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लीवर में लाया जा सके और उनकी मेटाबॉलिज्म को जो है वो हेल्प आउट किया जा सके। फिर बाइल प्रोडक्शन, बाइल डक्ट, पोर्टल वेन, इसके अलावा कपलर सेल्स, ये सारे जो हैं दीज आर दी सेल्स एंड दी हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दी लीवर। लेकिन जब इनकी इन्फ्लेमेशन होगी तो ये जो हिपेटोसाइट्स हैं वन बाय वन दे स्टार्ट गेट किल्ड, ठीक है। और उसकी वजह से जो लिवर का पोर्शन है, पोर्शन बाय पोर्शन जो लिवर है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इवेंचुअली अगर वो बहुत बड़ा सेक्शन लिवर का किल हो जाए या डेड हो जाए तो दैट मीन्स के दैट इज ए सिरोसिस। अच्छा, एज ए फार्मासिस्ट मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। एज ए फार्मासिस्ट, ठीक है, आपने हेपेटाइटिस और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस रखना है ऑब्वियसली, लेकिन आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में ड्रग इंटरेक्शंस में एक पोर्शन पढ़ा था ड्रग डिजीज इंटरेक्शंस का, कि एक डिजीज की वजह से, एक पेशेंट के अंदर डिजीज की वजह से जो ड्रग उसको दी गई है उसके फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस में जो पेशेंट है उसका जो लिवर है वो इम्पेयर्ड, उसकी लिवर फंक्शन की इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो अपने 100% में फंक्शन नहीं कर पाता। तो लिवर का जब इम्पेयरमेंट हुई दैट मीन्स के बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मेटाबोलाइज होती हैं इन दी लिवर, और मेटाबोलाइज होने के बाद दे आर एलिमिनेटेड बाय दी किडनी। तो जब ड्रग्स जो हैं जब आपका लिवर इम्पेयर्ड हो गया, और स्पेशली वो ड्रग्स जो कि बहुत ज़्यादा मेटाबोलाइज होती हैं लिवर से, तो वो ड्रग्स जो हैं उनका मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, ठीक है। वो लिवर जो है उन ड्रग्स को सही तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, और मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो ड्रग है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, और एक स्टेज आएगी कि वो ड्रग अपने टॉक्सिक लेवल पे पहुंच जाएगी, ठीक है। आपने फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि बायोफार्मास्यूटिक्स में कि ड्रग जो है वो उसकी थेरेपेटिक विंडो होती है जिसमें वो अपना सेफ और इफेक्टिव रोल प्रोड्यूस करती है। लेकिन अगर वो ड्रग ब्लड के अंदर उसकी कंसंट्रेशन एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाए और वो लीवर आगे से उसको एलिमिनेट ना कर पाए, तो उसकी वजह से ड्रग की एक्यूमुलेशन होगी और ड्रग की टॉक्सिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो एज ए फार्मासिस्ट आपको लिवर फंक्शन इन पेशेंट्स के, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के जो लिवर फंक्शंस हैं उनको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, ये देखने के लिए कि उनका लिवर किस हद तक हेल्दी है, और आइदर वो स्पेशली वो ड्रग जो कि हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं या वो टोटली डिपेंडेंट है लिवर के ऊपर फॉर द मेटाबॉलिज्म, तो उनकी डोज एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है कि या नहीं है। आइदर आप वो ड्रग्स या तो दे ही ना कि जो लिवर पे मजीद बर्डन डालें, लेकिन अगर मजबूरी के तहत आपने वो ड्रग्स देनी भी हैं तो उनको सेफ डोजेज लेवल पे रखें, ठीक है। तो बीइंग ए फार्मासिस्ट डोज एडजस्टमेंट का ये बहुत बड़ा रोल है आपका हेपेटाइटिस के पेशेंट्स में। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है उसमें लिवर जो है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स के साथ बहुत सी ड्रग जाके बाउंड करती हैं। अब वो कितना परसेंट बाउंड करती हैं दैट वेरीज अकॉर्डिंग टू द ड्रग टू ड्रग। आपको पता है कि जो ड्रग अनबाउंड फॉर्म में होती है, फ्री स्टेट में होती है इन दी ब्लड, वही उसी की कंसंट्रेशन की बेस पे ड्रग अपना थेरेपेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। यानी वो ड्रग जो कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ बाउंड हो गई है जाके ब्लड के अंदर, वो एक तरह से इनएक्टिव ड्रग है, ठीक है, वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो एल्ब्यूमिन की प्रोडक्शन हेपेटाइटिस में डिक्रीज कर जाती है। कुछ केसेस में हाइपो एल्ब्यूमिनियूमिया हो जाता है, और उसकी वजह से ब्लड में एल्ब्यूमिन का जब लेवल कम हो जाता है दैट मीन्स के जो ड्रग बाउंड करनी थी जाके एल्ब्यूमिन के साथ वो नहीं कर पाती, ज़्यादा ड्रग जो है वो फ्री स्टेट में ब्लड में रह जाती है, उसकी कंसंट्रेशन फिर से हाई हो जाती है, वो टॉक्सिक लेवल पे चली जाती है, और फिर से ड्रग जो है वो अपना टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर लेती है। तो एज ए फार्मासिस्ट डोज मॉनिटरिंग, डोज एडजस्टमेंट, लिवर फंक्शन मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट in terms of drugs
फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो जो नॉर्मल ड्रग्स की हैं उनकी फार्माकोकाइनेटिक्स डिस्टर्ब हो जाती है, और ये बहुत बड़ा जो है वो रोल है आपका एज अ फार्मासिस्ट, और दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ठीक है। तो लेट्स कमिंग बैक टू दी हेपेटाइटिस कॉजेटिव एजेंट्स में देयर आर 6 डिस्टिंक्ट एजेंट्स रिस्पांसिबल फॉर वायरल हेपेटाइटिस. Viruses primarily affect the liver and have the potential to cause inflammation and hepatocellular necrosis. ये बात मैंने आपको पीछे ऑलरेडी डिस्क्राइब कर दिया कि वो इन्फ्लेमेशन करता है, और जो लिवर सेल्स हैं जिनको हेपेटोसाइट्स कहते हैं उनकी डेथ कॉज करता है. अच्छा, मेन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस इज विद फीकल और ओरल ट्रांसमिशन, ठीक है. तो इट इज इन ए वे अ वाटर बॉर्न डिजीज, और स्पेशली जहाँ पे हाइजेनिक एनवायरनमेंट इतना, जिन एरियाज में हाइजेनिक एनवायरनमेंट इतना जो है वो सूटेबल नहीं होता, स्पेशली सीवरेज का जो वाटर है दैट इज ए वेरी प्राइम सोर्स ऑफ स्प्रेड ऑफ दी हेपेटाइटिस. तो जो पेशेंट है हेपेटाइटिस का शिकार, वो कैरियर है हेपेटाइटिस का, तो उसके बॉडी फ्लूइड्स से और उसके फीकस से जो हेपेटाइटिस वायरस है, इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर, ठीक है. फिर टाइप हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको एचएवी वायरस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में. टाइप बी हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय एचबीवी वायरस. टाइप सी हेपेटाइटिस बाय एचसीवी. टाइप डी है एचडीवी. टाइप ई एचएवी, और टाइप जी विच इज एचजीवी. इसमें हम लोग ये 4 हेपेटाइटिस को कवर करेंगे, मेनली ए बी सी और डी को. अच्छा, ये जो है एक टेबल है कोडा किम्बल में 73.1, जो कि जो वायरस है, डिफरेंट वायरसेस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है कि आइदर द वायरस इज आरएनए वायरस और इज इट ए डीएनए वायरस, ठीक है. उसका एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बॉडी कौन सा प्रोड्यूस करती है, वायरस की फैमिली क्या है, ठीक है. दीज आर द फैमिलीज ऑफ द वायरस. ये हेपेटाइटिस ए है, बी सी डी ई और जी वायरस. फिर इनका ट्रांसमिशन का रूट क्या है, ठीक है. ओरल रूट से हेपेटाइटिस ए वायरस कितना ट्रांसफर करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है. फिर परक्यूटेनियस रूट से ये कौन सा करता है, सेक्सुअली कौन सा वायरस जो है इजीली ट्रांसमिट होता है. और पेरिनेटल का मतलब ये है कि मदर से बेबी में, मतलब न्यू बॉर्न बेबी जो है उसमें जो ट्रांसफर जो है वायरस का, अगर मदर को, प्रेग्नेंट मदर है और उसको हेपेटाइटिस है, तो क्या कितने चांसेस है तो बेबी में भी ट्रांसमिट होंगे. फिर ये जनरली जो है वो ALT लेवल्स हैं कि कौन से हेपेटाइटिस में जनरली ये LFT लिवर फंक्शन टेस्ट जब आप करते हैं तो उसमें जो लिवर के एंजाइम्स हैं वो शो होते हैं. तो हेपेटाइटिस में इन्फ्लेमेशन होती है, इस वजह से जो लिवर एंजाइम्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाता है उनका, वो रेस कर जाते हैं, ठीक है. तो कितने लेवल तक रेस करते हैं, कौन से हेपेटाइटिस इन्फेक्शन में कितना लेवल हो सकता है, ये आपको डिफ्रेंशिएट करेगा फ्रॉम वन वायरस टू अनदर, ठीक है. आपने अगर डायग्नोसिस करना है और आप कैसे डिफरेंट, क्योंकि इन सब वायरसेस हेपेटाइटिस के जो सिम्टम्स है वो मोरल, तो ALT लेवल है वो बड़ा अच्छा आपको डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि हेपेटाइटिस ए वायरस और बी वायरस के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अच्छा, ये जो है ये वायरल मार्कर्स ये जो हैं वो कौन कौन से हैं, जो ब्लड रिपोर्ट्स आती हैं, ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, सीरम ब्लड टेस्ट जिसमें वायरस का वायरल लोड किया जाता है, तो कौन सा जो है वो टेस्ट जो है वो क्या शो करता है, ठीक है. ये डायग्नोसिस के लिए हैं, और ये जो है वो इम्यूनिटी और ये एंटीबॉडीज हैं कि कौन से वायरस के अगेंस्ट कौन सा एंटीबॉडी बनता है, ठीक है. हेपेटाइटिस सी में आप देख रहे हैं कि हेपेटाइटिस सी में जो है वो नहीं है कोई. Hepatitis C, by the way, it's the most dangerous, contagious kind of the hepatitis. इसकी वैक्सीनेशन भी नहीं है. Now
coming to the first hepatitis, that is the hepatitis A virus. So etiology है single stranded RNA virus that is classified as picornavirus, ठीक है, picornavirus ये इसकी फैमिली है. Hepatitis A virus appears to replicate within the liver, however, enterocytes may also support viral replication. अच्छा, वायरस को मेनली क्यों जरूरत होती है कि वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर क्यों होता है? वायरस एक ये मतलब कुदरत का निज़ाम है कि डिजीज प्रोडक्शन के लिए इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट है वायरस, लेकिन वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए होस्ट सेल्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो खुद से मल्टीप्लाई नहीं कर पाता, ठीक है, रेप्लिकेट नहीं कर पाता. तो उस वक्त मकसद के लिए वो जो वायरस है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो है वो होस्ट सेल्स में जो इस केस में पेशेंट्स हैं उनमें वो अटैक करता है और होस्ट सेल्स की मशीनरी को वो यूज़ करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है. तो इस केस में जो है वो लिवर सेल्स के अंदर आके वायरस मल्टीप्लाई करता है और जिस होस्ट सेल में वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है बाद में उस होस्ट सेल को जो सेल है उसको किल कर देता है, उसकी डेथ कॉज कर देता है और वो रप्चर होता है सेल, उसका सेल मेम्ब्रेन रप्चर होती है और ये फिर वायरस बर्स्ट आउट करता है वहाँ से. तो जितने भी होस्ट सेल्स यूज होते हैं और जितना तेजी से वायरस मल्टीप्लाई करता है दैट मींस उतने ज़्यादा वो लिवर के सेल्स को किल करता जाता है. एपिडेमियोलॉजी में क्या है, हेपेटाइटिस ए वायरस हैज अ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, पूरी दुनिया में है. इन्फेक्शंस के बारे में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये बहुत तेज़ी से फैलती है, ये है वायरल इन्फेक्शंस, और मतलब ये हर एनवायरनमेंट में बहुत इजीली सर्वाइव कर जाता है. अभी कोरोना एपिडेमिक के बारे में यही इशू है कि कंटेजियस होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़ी इजीली ट्रांसफर कर जाता है. फिर इसका जो लेवल एपिडेमियोलॉजी में ये है कि डिपेंड करता है ऑन द लेवल ऑफ सैनिटेशन एंड एज, कि वो कंट्रीज जहाँ पे जो सैनिटरी इन्वायरमेंट है वो उतनी सूटेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये फीकल रूट से या फीसिस के थ्रू जो है सबसे ज़्यादा स्प्रेड करता है. तो जो सीवरेज का वाटर है उसमें अगर हेपेटाइटिस का वायरस है तो वो अगर साफ पानी के साथ मिल जाएगा या ज़ेरे ज़मीन साफ पानी के साथ मिल जाएगा तो वो जब दूसरे लोग पिएंगे उस पानी को तो उनमें भी वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं. और दूसरा एज, बच्चों में और ओल्ड एज पॉपुलेशन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं. तो प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज फीकल और द ओरल रूट, ठीक है. Virus resist degradation by the environmental conditions, gastric acid, digestive enzymes in the upper GI tract. जो वायरस है मैंने आपको बताया कि ये कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि ये environmental conditions जैसे हीट है या कोल्ड है, इवन गैस्ट्रिक एसिड को भी कुछ वायरसेस सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है. तो children considered an important reservoir for infections to infect or for infections for others, ठीक है. इसके अलावा जो ये आउटब्रेक है हेपेटाइटिस की, इट इज रिलेटेड टू लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स. वही मैंने आपको बात बताई कि ऐसी आबादियाँ जहाँ पे सैनिटेशन का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है, पीने का पानी जो इतना साफ नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो इसके चांसेस ज़्यादा हैं. इसके अलावा इन्फेक्शन रेट्स आर मोर इन मेल्स देन इन फीमेल्स बाय 20%, ठीक है. With vaccination in children, the incidence of HIV infection has declined. HIV जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसके खिलाफ वैक्सीन डेवलप हो गई है, जिसकी वजह से अब ये वायरस इतना डेडली नहीं है. और दूसरा ये है कि जो हमारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं उनमें ये वैक्सीन्स इंक्लूडेड होती हैं. बच्चों को ड्यूरिंग दी बर्थ ही ये वैक्सीन लगा दी जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा इम्यूनाइज्ड हो रही है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट. और अब ये जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो डिक्लाइन पे है. अब रिस्क फैक्टर्स क्या है? क्लोज कॉन्टेक्ट विद पर्सन पॉजिटिव फॉर हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है. ऐसा इंडिविजुअल पेशेंट हेपेटाइटिस ए वायरस है उससे कोई किसी भी किस्म का कॉन्टेक्ट है. इंजेक्शन ड्रग यूजर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी सप्रेस हो जाती है ड्रग अब्यूज की वजह से.
तो और नीडल यूजेज की वजह से तो दे आर नो मोर प्रॉन फॉर कैचिंग द वायरस। रिसेंट ट्रैवल, किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल किया हो जहाँ पे जो ये इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा कॉमन हो। वाटर बॉर्न आउटब्रेक के बारे में मैंने आपको बताया कि के थ्रू ये वायरस सबसे इजीली फैलता है। फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऐसी ब्लड प्रोडक्ट्स, किसी ऐसे पेशेंट की क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया गया हो गलती से विदाउट स्क्रीनिंग, जिसको हेपेटाइटिस ए हो। इसके अलावा वो वर्कर्स जो कि क्लोज कांटेक्ट होते हैं विद मतलब वायरस, फॉर एग्जांपल सीवेज वर्कर्स आर के साथ उनका कांटेक्ट होता है तो उनमें ये वायरस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हॉस्पिटल क्लिनिक पर्सनल, डे केयर स्टाफ, पीडियाट्रिक नर्सेज, पुअर हाइजेनिक कंडीशंस, ठीक है। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर कैचिंग द वायरस। अच्छा, अब इसका जो लाइफ साइकिल है, पीरियड ऑफ इनफेक्टिविटी इज बिटवीन 14 to 21 days बिफोर द ऑनसेट ऑफ जॉन्डिस टू 7 to 8 days फॉलोइंग जॉन्डिस, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इनिशियली वायरस जब बॉडी के अंदर एंटर होता है तो वो कुछ अरसे तक अपना इन्फेक्शन शो नहीं करता, वो अपने सिम्टम शो नहीं करता, वो अपने आप को खामोशी से मल्टीप्लाई कर रहा होता है कि वो अच्छी खासी क्वांटिटी अपनी जो है वो ब्लड के अंदर या बॉडी के अंदर डेवलप कर ले और उसके बाद जाके वो फिर फुल ऑन अटैक करता है और डिजीज कॉज करता है। तो दिस इज ए लेफ्ट सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन विद रिकवरी विद इन 2 months ऑफ द डिजीज ऑनसेट, ठीक है। तो इस केस में यूजुअली जो वायरल इन्फेक्शन होती हैं उनके बारे में ये होता है कि वायरस अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है और अगर पेशेंट या होस्ट उसको टॉलरेट कर जाता है तो वो इन्फेक्शन खुद ही पेशेंट उससे रिकवर हो जाता है। तो इस केस में भी यही है कि इन्फेक्शन खुद ही 2 months के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, प्रोवाइडेड सिर्फ उस केस में ये इन्फेक्शन डेंजरस होता है जहाँ पेशेंट ऑलरेडी हेपेटिक इम्पेयरमेंट का शिकार हो, उस वो ओल्ड एज हो, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो या उसको कोमॉर्बिडिटीज हो, वरना इटसेल्फ जो है ये वायरस जो है वो इतना डेडली नहीं है। अच्छा, हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो इट इज ओनली क्या कहते हैं नॉट क्रॉनिक, बट ये जो है सिर्फ क्रॉनिक नहीं होता, ओनली एक्यूट। वर्चुअली ऑल पेशेंट्स रिकवर्स विद इन 6 months फॉलोइंग दी इन्फेक्शन, ठीक है। तो एक्यूट इन्फेक्शन जो हेपेटाइटिस की होती है इट इज विद इन दी 6 months। पैथोजेनेसिस में ये कि इंक्यूबेशन पीरियड इज 15 to 50 days, होस्ट इज यूजुअली एसिम्प्टोमेटिक, ठीक है। 15 days में भी इन्फेक्शन के सिम्टम्स शो हो सकते हैं, 50 days में भी हो सकते हैं। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड पेशेंट जो है वो कैरियर होता है और वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, लेकिन वो खुद एसिम्प्टोमेटिक होता है। वायरल रेप्लिकेशन अकर्स विद इन लीवर। HIV इन्फेक्शन रिजल्ट्स इन इम्यूनोलॉजिक हेपेटोसाइट इंजरी, ठीक है। जो लिवर के सेल्स हैं उनकी डेथ कॉज करता है। प्रेजेंस ऑफ IgM in sinusoidal cells and hepatitis A viral antigen in capsular cells result in liver function impairment। ये जो एंटीबॉडीज हैं, मैंने आपको बताया था कि वायरस जब आता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती है, लेकिन वो इम्यून सिस्टम अपने जो नॉर्मल सेल्स हैं लिवर के उनको भी डैमेज, जिसकी वजह से जो लिवर की डैमेज है वो बढ़ जाता है। सर 4 मिनट रह गए हैं, उसके बाद मीटिंग खुद ब खुद बंद हो जाएगी। आज एक्स्ट्रा मिनट्स नहीं मिले। कितने हैं आज? आज 40 मिनट की होनी थी तो 35 हो गए, तो 4 मिनट मजीद चलेगी ये, वरना बंद हो जाएगी। अच्छा चलें, उसके बाद मैं ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर दूंगा। आप ना मतलब मेन बात इसमें ना जो मैंने बतानी थी ना वो ये थी कि ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ठीक है। दूसरा ये है कि इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट काउंसलिंग पॉइंट से भी जो है वो दैट इज़ प्रिवेंशन, ठीक है। वो इम्यूनाइजेशन है हेपेटाइटिस ए और बी वायरस के लिए। तो आज मैंने आप लोगों को जो पढ़ाना था दैट इज मेनली हेपेटाइटिस ए और बी, और उसमें जो उसका ये सारा जो स्लाइड्स हैं ये आप लोग खुद स्टडी कर लेगा, बट मेन फोकस जो है वो हेपेटाइटिस बी भी अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें सिर्फ प्रिवेंशन को आप लोग देखेगा और इम्यूनाइजेशन का स्केड्यूल है
कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल हैं हेपेटाइटिस बी और ए के लिए मार्केट में, उनका स्केड्यूल क्या है, वो कब कब लगती हैं, कब और कितनी देर तक जो है वो इफेक्टिव है, ठीक है, ये जरूर स्टडी करेगा। सर एक क्वेश्चन था जी सर, अगर हेपेटाइटिस को लेकिन उसकी लिवर फंक्शनिंग नॉर्मल है, यानी कि ALT AST इन सब का वैल्यूज नॉर्मल आए, तो इससे ये क्या किस चीज को इंडिकेट करेगा? मैंने वही बताया था कि इट डिपेंड्स के कितना टाइम हुआ है वायरस को बॉडी के अंदर एंटर हुए हुए, ठीक है। जो हेपेटाइटिस ए है वो मतलब 6 मंथ से पीछे पीछे ही जो है खुद ही रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जितना लॉन्गर ड्यूरेशन होगा हेपेटाइटिस का बॉडी के अंदर, जैसे कि हेपेटाइटिस सी के केस में होता है, उतना ज्यादा लिवर डैमेज होगा, और जितना लिवर डैमेज होगा उतने ज्यादा जो लिवर एंजाइम्स हैं वो रेस कर जाते हैं। ओके, अगर इसका मतलब अगर नॉर्मल वैल्यूज आ रही हैं तो हम लोग रिकवरी कर सकते हैं उसकी? रिकवरी तो आप लेटेस्ट स्टेज में भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आप इसको कंट्रोल करेंगे उतना बेहतर है। ओके, थैंक यू। ठीक है, ये सारा ऐसे स्लाइड्स में भी मेंशन किया कौन कौन से पीरियड में जो है वो लैब वैल्यूज डिस्टर्ब हो सकती हैं। ठीक है, हम आज ओके सर। तो ये आप लोग स्टडी करेगा इसको दोनों को, इसके बाद जो है कोई क्वेश्चन हो वो मुझसे फोन पे भी आप कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर, और अब जो है वो नेक्स्ट में हम लोग कुछ पार्ट पढ़, और ठीक है, तो इसका वैक्सीनेशन का जरूर आप करेगा। ओके सर। ठीक है, चलें, थैंक यू।